अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान की सियासत आजकल टोलों की जद में है। पहले खान साहब ने 13 के टोले पर इल्जाम लगाया और उसे चोरों और डाकुओं का टोला करार दिया। खान साहब के मुताबिक मौजूदा हालात की जिम्मेदारी इसी टोले पर आयद होती है। अब मुस्लिम लीग नून ने अपनी सियासी पटारी से 5 का टोला निकाला है और उनका दावा है कि मौजूदा मुल्की हालात की तमाम तर जिम्मेदारी इसी 5 के टोले पर आयद होती है। ये टोला कौन है, हमारे सियासतदानों के सर पर कैसे सवार है, इसकी एक झलक आपके सामने रखता है। सारा जो टोला जमा हुआ है स्टेटस को का माफियाज, जिन्होंने इस मुल्क को 30 साल से चोरी करके लूटा, पैसा बाहर भिजवाया और उनका एक मकसद है किसी तरह वो पैसा बच जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए कि उनका पैसा खतरे में आ जाए, जो इतनी मेहनत से उन्होंने चोरी किया। जिन्होंने 4 साल में मुल्क का ये हाल कर दिया, सोचो अगर वो 5 का टोला यहाँ पर बैठा रहता तो अगले 12 साल में पाकिस्तान का क्या हाल हो जाता, जानते हो ना। 13 का टोला तो इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं जो हमेशा खान साहब के तुंदो तेज बयानात और इल्जामात की जद में रही हैं, लेकिन 5 के टोले की कहानी थोड़ी मुख्तलिफ है। ये वो टोला है जिसने पिछले 5 बरस सेम पेज पर रहकर मुल्क में आईन और कानून की किताब को बाला ताक रखकर मुल्क के स्याह सफेद का फैसला किया। इस दौरान अदालती फैसलों से लेकर फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमी और लॉ एंड ऑर्डर को मजाक बना दिया गया, लेकिन सितम ज़रीफी ये हुई कि आज वही सेम पेज खुद ये सारे राज उगल रहा है। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ महाज बना लिया है, दोनों एक दूसरे के खिलाफ इंक्वायरी के मुतालिबात कर रहे हैं। बाजवा साहब खान साहब को खतरनाक करार दे रहे हैं, जबकि खान साहब बाजवा साहब को मौजूदा मुल्की हालात का जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अब इन दोनों शख्सियात से सवाल तो बनता है कि जनाब आप जो करते रहे हैं इसका नुकसान आपकी जात से ज्यादा इस मुल्क को हुआ है, इसका जिम्मेदार कौन है? जो आप आज कह रहे हैं इसकी निशानदेही उस वक्त की ऑपोजिशन और आज की हुकूमत बार बार कर रही थी। तब आपको समझाया जा रहा था कि आपका सेम पेज हमारे आइन और कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, लेकिन तब आप आइन और कानून की परवाह किए बगैर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री लगाए हुए थे और सदारती निजाम के लिए राह हमवार कर रहे थे। राना सनाउल्लाह ने भी इसके टोले की तहकीकात का मुतालबा किया। मरियम नवाज ने इन शख्सियात की तहकीकात का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा है कि यह कुदरत की शान है कि आज दोनों एक दूसरे को मीर सादिक और मीर जाफर के अलकाबात से नवाज रहे हैं। अब यही मुतालबा हुकूमत भी कर रही है। जावेद लतीफ साहब ने भी आपके मुतालबे को खुशामदीद कहा है और मुतालबा किया है कि बाजवा साहब की इंक्वायरी होनी चाहिए। खान साहब आज भी उसी मिशन पर है। कुछ देर पहले तक वो एस्टैब्लिशमेंट को न्यूट्रल होने का ताना दे रहे थे, उनसे मुलाकातें करके फिर से अपना किरदार अदा करने का कह रहे थे, अपना आर्मी चीफ लगाना चाह रहे थे, लेकिन जब हर बार वहां ए पॉलिटिकल का बोर्ड लगा देखा तो उनकी फ्रस्ट्रेशन में इजाफा हुआ। फिर हमने देखा कि उनकी पार्टी ने फौज मुखालिफ बयानियां बनाना शुरू किया और नजरियाती बन गए, लेकिन अब उन्होंने एक और आईनी इदारे से मदद की अपील कर डाली। आज अपनी अदलिया का राग अलाप रहे हैं, लेकिन जनाब ये वही अदलिया है जिस पर आपने हुकूमत से निकाले जाने के फौरी बाद सबसे पहला अटैक किया था और सवाल उठाया था कि रात 12 बजे अदालतें क्यों खोली गई। खान साहब आपके लिए लम्हा फिक्रिया है। जिस पनामा केस पर आप फख्र करते थे उसी अदलिया के मौजिज़ जजेस इस फैसले पर क्या कहते हैं। अब मुस्लिम लीग नून भी खान साहब के इस बदले तेवर को मशकूक नजरों से देख रही है, क्योंकि जिस अदलिया को आप आज मेरी अदलिया कहकर पुकार रहे हैं, अब सवाल तो बनता है कि जिस अदलिया ने आपको सादिक और अमीन का लक़ब दिया और आज भी 2 दर्जन से जायद केसेस के बावजूद आपको रियायतें किस बुनियाद पर मिल रही हैं, सवाल तो ये भी है कि क्या आप वाकई बाजवा साहब और बाकी लोगों का एहतसाब चाहते हैं या ये सिर्फ अपने से तवज्जो हटाने के लिए है। इस पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आलिया हमजा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो आपकी इजाज़त से बड़ा सादा सा सवाल है, अमेरिका से लेकर आपका जो बयानिया है वो नैरो डाउन होता होता बाजवा स्पेसिफिक हो गया है। पहले आपने कहा अमेरिका ने निकाला है, फिर आपने साइफर लहराया, फिर आपने जो कुछ कहा मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आजकल आप बाजवा कह रहे हैं कि जनरल बाजवा इस सब के पीछे थे, तो मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि और कोई रह तो नहीं गया जिस पर आपने आने वाले दिनों में इल्ज़ाम लगाना हो कि इसने भी आपकी हुकूमत को घर भेजा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू रेहान साहब। रेहान साहब, मुझे पहले लगा कि आप शायद मरियम नवाज़ के ऊपर बात करने लगे। मैं 1 मिनट लूँगी मरियम नवाज़ के ऊपर जो अदलिया पे अटैक है, और फिर मैं ये आपके इस वाले सवाल की तरफ आ जाती हूँ। मुझे सिर्फ इतना बता दें, कल से 3 ट्रेंड्स चले हैं और तीनों ट्रेंड्स मरियम नवाज़ के मीडिया सेल ने चलाए हैं, और सबसे बड़ा ट्रेंड जो था वो ट्रेंड आपको भी पता है कि क्या था, वो था दामाद हाई कोर्ट। और वो वर्ड किसने यूज़ किया था? मरियम सफदर साहिबा ने यूज़ किया था। और अगर मरियम के चीफ जस्टिस के बारे में आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मंसूब किया करते थे। एक सेकंड, और उसमें तो नाम भी गलत लेते थे। मैं कुछ नहीं कहना चाहती, मैं सिर्फ इतना याद कराना चाहती हूँ कि जजों को ब्रीफकेस देने से लेकर, जजों को फोन करके अपनी मर्जी के फैसले कराने से लेकर, मदीना मुनव्वरा में बैठकर उन्हें रिश्वतें ऑफर करने से लेकर, उनकी नाजेबा वीडियो से लेकर, राना शमीम के जाली एफिडेविट से लेकर, फिक्स्ड बेंच कहना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, और उसके बाद आज ये दामाद हाई
बाइकआउट का ट्रेंड चलाना, फवाद चौधरी साहब ने जो कुछ कहा इन्होंने तो मैं भी वो बताना नहीं चाहता हूं कि मुझे खून लगा हुआ है बताते हैं और ये बताते हैं कि अदलिया के ऊपर इन्होंने किस तरह के अटैक किए। सिर्फ एक मैं इसके ऊपर बड़े डिटेल में आऊंगा, मैं डिटेल में आपका पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा। आलिया साहिबा मैं बड़ा डिटेल में आपको पॉइंट ऑफ व्यू लूंगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दें। जी 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 आप आ जाए आप बाजवा साहब के ऊपर, क्योंकि मैं इस पर मेरे पास तो मैं 10 ऐसे इस वक्त फैसले लेकर बैठी हुई थी जो नून लीग के हक में दिए थे और उसके ऊपर अब ये हमें कैसे कह सकते हैं। अब आप आ जाइए जो आपने बात की है, मुझे तो इस वक्त सवाल चाहिए बाजवा डॉक्टर आइन का भी, और मुझे इस वक्त सवाल चाहिए कि हमारे उस वक्त का सिपा सालार क्या कर रहा था। क्या बाजवा साहब ने ऑडियो वीडियो की सर्विस शुरू की हुई थी? यानी अब मैं ये कह दूं कि हमने किसी कैमरामैन को पार्ट टाइम यहां पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाया हुआ था, या हमारे मुल्क के अंदर यहां पर जो सिपा सालार होता है वो बायक वक्त माशी महाज के ऊपर, वजीर खारजा के महाज के ऊपर और वीडियो मेकिंग भी कर रहा होता है। पहला सवाल तो आज आपको ये उठाना चाहिए था। मैं तो यार डॉन की भी बात करूंगी कि डॉन ने इतनी हिम्मत कर लिया आज एडिटोरियल लिखने की कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं। देखिए मेरी एक बात सादा सवाल, वो बाजवा साहब जिन्होंने आरटीएस बिठाकर इमरान खान साहब आपकी हुकूमत बनाई, आज आप ये कह रहे हैं कि वही जनरल बाजवा थे जिन्होंने आपकी हुकूमत गिराई, यानी उस वक्त आरटीएस बिठाकर आपको हुकूमत में लाए, उसके बाद आपकी हुकूमत को गिराने में बाजवा ने किरदार अदा किया। इज इट जस्टिफाइड नाउ? अब आप सिर्फ मेरी बात सुन लीजिएगा, हमारा मौकफ क्या, हमारे पास प्रूफ है और वो हम बार बार बता चुके हैं कि हमारे हलके ऐसे थे जिनमें हम जीत रहे थे, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब का हलका, जैसे राना सनाउल्लाह का हलका, जैसे लाहौर के 3 हलके जिनके रिजल्ट्स चेंज किए गए आरटीएस बिठाने के बाद। यानी आरटीएस बिठाने के बाद एक ऐसी कमजोर हुकूमत हमें दी गई कि ताकि यहां पर इसी तरह से इन्फ्लुएंस हो सके, और आरटीएस बिठाने का क्रेडिट भी माशाल्लाह इन्हीं बाजवा साहब को जाता है। और यानी आप इस बात का एतराफ कर रही हैं कि आपकी हुकूमत आरटीएस की पैदावार थी। नवाज शरीफ को मैं इस बात का एतराफ कर रही हूं कि हमें कमजोर हुकूमत देकर फैसिलिटेट किया गया पीडीएम की जमातों को आरटीएस को बिठाकर, और हमारे पास उस वक्त आरटीएस बिठाया गया था, ऐसे हल्के थे आरटीएस बिठाया गया था, और आरटीएस बिठाकर ख्वाजा आसिफ जैसे लोगों को, राना सनाउल्लाह जैसे लोगों को इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आरटीएस की पैदावार थी और तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म इमरान खान सिलेक्टेड वजीर आज़म। हमारी हुकूमत पैदावार नहीं थी, हमारी हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए ये काम किया गया, हमारी हुकूमत को कमजोर करने के लिए ये काम किया गया। तो उस वक्त आपने डिमांड क्यों नहीं की कि हल्के दोबारा खोलें? इत्तेहादी हुकूमतें, मेरी 2013 में आपने 4 हल्कों और 35 फंक्शंस की भी बात की थी। हमारी एक सेकंड देखिए, हम बहुत जब आपको हुकूमत मिल गई तो फिर आपने ये धांधली वाला मामला क्यों नहीं उठाया? देखिए मेरी बात सुने रेहान साहब, मैं ये 50 दफा आपके प्रोग्राम में ये बातें रिपीट कर चुकी हूं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अगर आप चीजें देख लें तो इस इलेक्शन ट्रिब्यूनल के अंदर भी जो हमारी पिटिशंस नून लीग से और पीपल्स पार्टी जो धांधली का इल्जाम लगाती थी उनसे ज्यादा है, और हमारे बहुत से हल्के ऐसे थे जहां पर हम कुछ 100 से हारे थे, और उसका क्रेडिट भी माशाल्लाह से आपके बाजवा साहब को जाता है। आपके बाजवा साहब आज नवाज शरीफ को, ये तो आपके बाजवा साहब थे जो सेम पेज के ऊपर थे, आपके मिसाली ताल्लुकात थे, हाइब्रिड रिजीम की सब। देखिए मेरी बात जनरल बाजवा थे, इन चीजों से ना उसके बाद इज ऑफेंडेड। मैं सिर्फ ऑफेंडेड क्योंकि जी बिल्कुल, मुझे ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जनरल बाजवा का आपके साथ ताल्लुक क्या था। नहीं, आप जनरल बाजवा को वालिद गिरामी समझते थे, वालिद मोहतरम समझते थे। मैं चाहता हूं जरा क्विकली सिर्फ देख लें कि जनरल बाजवा की क्या अकीदत थी। आर्मी चीफ की मिसाल एक बाप और माँ दोनों किसी बनती है। आज आप उसी बाप और माँ के खिलाफ जिस तरह की हरजाई कर रहे हैं वो ऑन रिकॉर्ड है। एक सेकंड जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आज आप इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी नहीं करेंगे मेरे साथ, इसलिए नहीं करेंगे कि आज आपको मेरे साथ आकर खड़ा होना चाहिए था कि एक बंदा किस तरह से एक इलेक्टेड वजीर आजम की वीडियोस और ऑडियोस को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर आकर उसको कन्फेस मैं इसका जवाब देता हूं। एक बंदा किस तरह से आकर ये किरदार तो लेजिटिमाइज खुद इमरान खान साहब ने किया था। अगर आप कहें तो मैं इमरान खान साहब का वो शॉट भी चलवा देता हूं जिसमें उन्होंने कहा था कि आईएसआई पे टैप करती है तो बिल्कुल ठीक करती है। एक सेकंड, क्या ये स्टेटमेंट इमरान खान साहब का नहीं है? बात क्या हो रही है? नहीं, एक सेकंड, यहाँ बात क्या हो रही है? जरा मुझे 2-3 बातों के ऊपर आपका जवाब चाहिए और उस पर आप आइएगा। इमरान खान साहब ने कहा था बिल्कुल दुरुस्त करते हैं। एजेंसीज अगर टैप करती हैं तो उन्हें वो चीज टैप करनी चाहिए थी और वो वाकई जेन्युइनली करनी चाहिए थी। अगर इमरान खान साहब ने कोई करप्शन की थी तो आप इमरान खान साहब की करप्शन सामने लाते ना। आप तो ये कन्फेस करें कि ना आईएसआई ने वीडियोस और ऑडियोस को रिकॉर्ड किया, ना जनरल फैज
उसको जानता था। मैं पर्सनली वीडियो मेकिंग का काम कर रहा था, जिसका दावा कल तक मरियम नवाज करती थी कि जी मैं तो वीडियो रानी हूं, और आज वीडियो। और देखिए मेरी एक बात सुने, एक मिनट, अब आप बाजवा साहब पे जरा रहेंगे तो मैं फिर उसी की बात कर क्योंकि रहा हूं। सवाल मेरे अब आज इमरान खान साहब ने खुद आज कौन से ऑफिशियल एक्ट की। देखिए जी मेरी एक बात सुने, एम्पावर किसको किया और कर कौन रहा है? यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यहां पर आकर एक इलेक्टेड वजीर आज़म की इजाजत के बगैर उसके पर्सनल वीडियोस को और ऑडियोस को और उसकी मीटिंग, यानी कल को अगर मैंने उन लोगों को नहीं देखिए मेरी एक बात, जब तक आपके लिए काम कर रहे थे, आपके लिए वीडियोस और ऑडियोस बना रहे थे, तब तक जस्टिफाइड था। बिल्कुल नहीं, फैक्ट्स क्लियर है हमारे लिए। ना हमें किसी की वीडियोस की जरूरत है ना ऑडियोस की जरूरत है, क्योंकि उनके करप्शन के किस्से 7 बड़े आजमों में 7 इंटरनेशनल जरीदों में भी और उन पे डॉक्यूमेंट्रीज भी बनी है। अगर हमारी करप्शन की वीडियोस बनाती, ये कौन सी बात है? मेरे ख्याल में तो इस चीज को कहते हैं कि अगर आपको आपके केसेस में इस्तेसना दे, आपको जमानतें दे, तो आपकी अदलिया है। जंग लड़ते जनरल बाजवा अगर आपको आरटीएस बिठा के हुकूमत में लाए तो ठीक है। जनरल बाजवा को और ऐसी वीडियो मेकिंग को जनरल बाजवा अगर ये कहे कि मैं पॉलिटिकल हूं तो गलत है। जस्टिफाई करने पर आ गए कि जी एक बंदा आकर कहते हैं मेरी रीडिंग थी इमरान खान इस मुल्क के लिए बुरा था, आपकी रीडिंग ये थी कि इमरान खान 6% की ग्रोथ कर रहा था, इसलिए नेगेटिव की ग्रोथ करने वाले तो यही थी कि जनरल बाजवा से ज्यादा प्रो डेमोक्रेट जनरल कोई नहीं है। 32 बिलियन आपकी रीडिंग भी तो यही थी आलिया अफजल साहबा, आज उसको 10 बिलियन डॉलर कम करने वाले को ले आए। आपकी रीडिंग ये थी कि आपके जो 20 बिलियन डॉलर के रेमिटेंसेस है, आज उसमें जो 4 अरब डॉलर की कमी आ रही है, आप उनको लेकर आए। आपकी उस वक्त की बात है ना आलिया अफजल साहब, जिस वक्त आपके मिसाली ताल्लुकात थे, आज 40% की महंगाई वालों को आप लेकर आए। बिल्कुल नहीं, ये यहां पर सेम पेज आज भी उस वक्त जनरल बाजवा की तारीफ में जमीनों आसमान के कुलाबे खुद आपके कप्तान मिलाया करते थे, वो भी उनकी स्टेटेड पोजीशन है। मुझे जितने शॉट्स कहेंगे मैं चला दूंगा। देखिए एक सेकंड, आप जितने मर्जी चला दे, वो आप लोगों की इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी को एक्सपोज करेंगे। नहीं, ये इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी कैसे होगी? नहीं, मैं तो वही प्ले करूंगा जो आपने कहा हुआ है। It will remain one page with our institution. It will remain one page with our institution. क्योंकि जब बात आएगी इंस्टीट्यूशन की, हाँ आपके इल्जामात से इंस्टीट्यूशन डैमेज नहीं होगा। लेकिन जब ऐसे वीडियो मेकर, ऐसे ब्लैकमेलर्स को जो सिर्फ आपके इन इल्जामात से इंस्टीट्यूशन डैमेज नहीं हो रहा, जनरल्स को यहाँ पर अपने पीछे लगाया हुआ था, कभी वो जाकर इमरान खान साहब से पार्लियामेंट के अंदर आपने करारदाद पेश की थी, कभी वो लंदन में जाकर अपनी एक्सटेंशन के लिए कोशिशें कर रहे थे। मेरे ख्याल में तो इस वक्त ये सारी चीजें, और ये मैं नहीं बता रही, देने के लिए तैयार थे। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन, तो यही तो मेरा सवाल है कि फिर क्या वजह है कि आप तो उनको ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए तैयार थे? वो किस माइंडसेट के अंदर है कि मुझे नहीं पता है कि कभी आपको जरूरत पड़ती है लॉबिंग करने के लिए और इमरान खान साहब को ये साबित करने के लिए कि इमरान खान साहब जो है वो एंटी अमेरिका है, और कभी आपको ये जरूरत पड़ जाती है इमरान खान साहब को साबित करने के लिए कि रशिया इमरान खान साहब अपनी मर्जी से गए थे, और जब पूरी मीटिंग के अंदर बैठकर ये डिसाइड होता है और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ये डिसाइड करते हैं कि हमने रशियन और यूक्रेन के उसके अंदर, रशियन और यूक्रेन के अंदर हमने न्यूट्रल रहना है, तो वो कौन थे जिन्होंने आकर ये कहा था कि नहीं हम न्यूट्रल नहीं रहेंगे? सवाल सिविलियन सुपरमेसी का भी है, सवाल इस चीज का भी है कि यहाँ पर हमने ये देखना है कि इस मुल्क में क्या गलत हो रहा है और आइंदा के लिए हमने क्या ठीक करना है। चले जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। बहुत शुक्रिया आलिया हमजा साहब आपके वक्त के लिए। आलिया हमजा साहब हमारे साथ मौजूद थी। मैं इनको बताना चाह रहा था कि 31 मई 2000 करारदाद इनके दस्तखत के साथ ये पार्लियामान में जमा हुई थी। अगर प्रोड्यूसर प्लीज प्ले कर सके, अगर ये पेपर फोटेज चला सके तो वो भी ठीक होगा। सब्जेक्ट इसका ये था कि स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिग्रेड्स आवर आर्मी, और उसमें ये जिस तरह के इकदामात की बात कर रही थी कि उनके खिलाफ ट्रीजन के केसेस भी बनने चाहिए हैं और साथ में उनको सिवियर पनिशमेंट भी मिलनी चाहिए। वो जो हमारी पाक अफवाज, मुसल्लह अफवाज के बारे में हर्जा सराई करते हैं, उनके बारे में इस तरह के सख्त स्टेटमेंट्स, तुंदो तेज़ बयानात दागते हैं, कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते हैं। वो कहते हैं कि उनके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात होने चाहिए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त सजाएं होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज हु डिग्रेड्स आवर आर्मी। तो आज आप क्या कर रहे हैं? आप आर्मी को डिग्रेड नहीं कर रहे हैं क्या? हमारे जवानों के मोराल को डाउन नहीं कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग एक्चुअली?
दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे कोई एक शॉर्ट ब्रेक, और फिर सुनते भी नहीं है, ये मिजाज है इनका। जब सवाल करें तो जो तकरीर आपने लिखी हुई है वो तकरीर आपने करनी है और उसके बाद आपने चले जाना है, दूसरे को बात नहीं करने दे रही, फिर आप ये गिला करते हैं कि हमारी आवाज़ को क्यों म्यूट करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस और अमन मशकें जारी हैं पाक बहरिया के परचम तले, इस पर कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दुनिया में अमन आश्ती के फरोग और अक़वाम आलम के माबैन ताउन और एतमाद बढ़ाने के लिए पाक बहरिया ने 2007 में अमन के नाम से जिन कसीरुल मुल्की बहरी मशकों का सिलसिला शुरू किया था, अमन मशकें जहां अक़वाम आलम के माबैन रवाबित को फ़रोग़ देती हैं, वहीं पाकिस्तान के बारे में दीगर ममालिक का तसव्वुर तब्दील करने में भी नहायत अहमियत के हामिल है। हमने देखा कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान का एक अमन पसंद तसव्वुर पेश करने में पाकिस्तान नेवी की इन मशकों का अहम किरदार है। इसी सिलसिले में इस साल मशक़े अमन 2023 मुनक़्क़िद की गई है, जबकि कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस भी पाकिस्तान नेवी के ताउन से मुनक़्क़िद की गई और इस नुमाइश में 133 ममालिक जो मुल्की और बैनुल अक़वामी मसनूआत हैं वो प्रेजेंट की गई हैं। इस नुमाइश का मकसद पाकिस्तान में ब्लू इकॉनमी के मौक़े उजागर करना और मुल्क में मैरीटाइम इंडस्ट्री को फ़रोग़ देना है। ये ब्लू इकॉनमी क्या है, किस तरह ये पाकिस्तान की मईशत के लिए इंक़िलाब बर्पा कर सकती है। इसके अलावा पाकिस्तान नेवी की जानिब से समुद्री सयाहत के फ़रोग़ के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम उठाया गया। इन सब पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त डेप्यूटी कमांडेंट नेवल वॉर कॉलेज कॉमोडोर एहसान अहमद खान सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एहसान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, बीइंग कोस्टल स्टेट पाकिस्तान नेवी जो है इकोनॉमिक डोमेन है उसके अंदर भी और स्ट्रेटेजिक डोमेन है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि ये जो हमारा खास तौर पे स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस है थ्रू मिलिट्री, इसको प्रिवेल करने के लिए इसकी ज़मानत पाकिस्तान नेवी इन अमन मशकों के थ्रू कैसे कर रही है? अगर आप आज देखें तो पूरी दुनिया की जो ट्रेड की सस्टेनेंस है, जो मुल्क की सालमियत है, वो समुंदर के रास्तों पे है और ये बढ़ रही है जैसे जैसे चल रही है। आज आपकी इकॉनमी अगर बैठती है तो पूरा मुल्क बैठ जाता है। सो अगर हम अपने स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में देखें तो आपके लिए एक बहुत क्रिटिकल और बहुत अहम चीज़ ये है कि आपकी जो तिजारत है, दरामदात और बरामदात दोनों, वो महफूज हों। तो उन दरामदात और उस तिजारत को महफूज करने के लिए आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जहाँ पे वो जहाज़ आके लंगर अंदाज हो सकें, अपना सामान उतार सकें। ये कहेगा कि अमन मशकें जो अभी तक हुई, इससे पहले 7, उससे हमने क्या अचीव किया और ये जो पर्टिकुलर मॉड्यूल इस बार इसमें ऐड किया है, इसके पीछे क्या पर्सपेक्टिव है? पहली चीज़ देखें कि जो पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी है वो एक पीसफुल को एग्जिस्टेंस के ऊपर, हम एक पुरअमन माहौल में तमाम ममालिक के साथ रहना चाहते हैं। इसीलिए अमन एक्सरसाइज जो हैं, जो सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइज है, इसका जो मोटो है वो है टुगेदर फॉर पीस, यानी अमन के लिए हम सब इकट्ठे हैं। सो अमन एक्सरसाइज के थ्रू जो मेन मकसद है वो हम जो मैसेज ऑफ पीस पाकिस्तान या अमन का एक पैगाम पाकिस्तान लेके जाता है वो बाकी ममालिक के साथ शेयर कर सके। इसमें कोई ऐसी चीज़ शामिल नहीं है कि जो चंद ममालिक एक मश्क करें और उससे ये ज़ाहिर हो सके कि जी ये किसी और मुल्क के खिलाफ ये मश्क की जाती है। मिलिट्रीज एक्सरसाइजेस का एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू नो। और मैं चाहता हूँ व्यूवर्स को पता चले जब हम मशकों की बात करते हैं तो क्या ये कोई बहुत स्ट्रेटेजिक किस्म की मशकें होती हैं जिसमें हम जो अब खासतौर पे आर्म्स हैं, एमिनेशन, उसका जो है वो डिस्प्ले होता है, ये एग्जैक्टली क्या है? मतलब ये जो मालिक कोलैबोरेट कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं और इस डोमेन में कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव्स है ना, एक तो हम एक डिप्लोमेटिक आउटरीच है कि जिसमें हर मुल्क का बहरी जहाज़, हर मुल्क के वफूद जो आते हैं वो सब अपने मुल्क का परचम कैरी करते हैं। तो वो ये एक डिप्लोमेसी के लिए, जो मिलिट्री डिप्लोमेसी का एक सबसे बड़ा एक ज़रिया है। मिलिट्रीज आपस में मिलते हैं, व्यूज़ एक्सचेंज होते हैं। क्या एग्जिबिट कर रहे हैं आप इसके अंदर? इस कॉन्फ्रेंस के बुनियादी तौर पे अहदाफ क्या? और फिर मैं देख रहा हूँ कि जो पर्टिकुलरली इस वक्त पाकिस्तान को बहुत सारे माशी चैलेंजेस का सामना है, तो इकोनॉमिक डोमेन में और उन चैलेंजेस को काउंटर फाइट करने में पाकिस्तान नेवी क्या रोल प्ले कर रही है? और ये जो कोस्टल पैसेज है हमारा, इसके थ्रू कितनी हमारी ट्रेड होती है और इकोनॉमी के अंदर इसका कितना बड़ा रोल है, कितना बड़ा शेयर है इसका इस वक्त? एक तो आप जब आपने ट्रेड की बात की तो हमारी 95% ट्रेड बाय वॉल्यूम वो समुद्री रास्ते से आता है, चाहे वो मगरिब से आए या मशरक़ से आए। तो 95% हमारी जो तिजारत है वो समुंदर के रास्ते पे है। इसके साथ साथ उस रास्ते को महफूज रखना वो भी बहुत ज़रूरी है और ये तिजारत जिधर आनी है उधर भी जो है ना अपॉर्चुनिटीज़ बनाना बहुत ज़रूरी है। सो जहाँ अमन
एक सिक्योरिटी की डोमेन में आता है, तो खाली सिक्योरिटी से आपकी इकोनॉमी पे इफेक्ट उस तरह नहीं आएगा, यानी आप इकोनॉमी नहीं बढ़ा सकते, तो इकोनॉमी को भी बढ़ाने की ज़रूरत है। पहले अमन के अंदर एक्साइज के अंदर एक्साइज एक पार्ट होता था और एक इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस, ये दो उसके पार्ट्स होते थे। अब जब इतने सारे मुंदबीन आ रहे हैं, डेलीगेशंस आ रहे हैं, तो उनके साथ साथ हमने जो लोकल और फॉरेन डेलीगेट्स के लिए ये पाईमैक के नाम से, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के नाम से एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। नाउ इसमें दोनों मिलिट्री एंड नॉन मिलिट्री अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं कि अपने अपने जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो उसको लेके आते हैं वहाँ पे। तो पाईमैक जब ये एग्जीबिशन है, इसने ये एक अपॉर्चुनिटी, मौका फराहम किया कि वो तमाम लोग एक जगह पे इकट्ठे आएँ, आपस में एक साथ व्यूज़ एक्सचेंज करें, अपनी कैपेबिलिटीज़ देखें, और उसके बाद जो इकोनॉमिक फैक्टर है, अब जब वो इकट्ठे होकर काम करेंगे तो उस पर इकोनॉमी जो है वो बेहतर होना शुरू होगी, ठीक, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होगी। लास्टली व्हाट आर यू लुकिंग एट कि इस सारी एक्सरसाइज से, इस एक्सपोजिशन से, इस कॉन्फ्रेंस से, अमन मशकों से अल्टीमेट जो इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव है हमारा, वो किस हद तक अचीव होगा? मतलब क्या देख रहे हैं आप इसका, ये जो अल्टीमेट रिजल्ट क्या है इन इकोनॉमिक डोमेन? सर देखिए, ये एक इसका जो टेंजिबल आउटकम है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ये तो एक बेबी स्टेप आप कह लें कि जो पहली दफ़ा हमने ये किया। आपको पता ही होगा कि हम हर 2 साल बाद आइडियाज़ के नाम पे भी एग्जीबिशन करते हैं, तो ये भी उसी के मुकाबले के ऊपर, उसके बराबरी की एक एग्जीबिशन है। जस्ट विद इन दोज जो एग्जीबिशन के कुछ जो दिन हुए, उसमें कई MOU साइन हुए, जिसमें कंपनीज़ ने और इदारों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी है कि एक दूसरे की कैपेबिलिटीज़ से हम कैसे फ़ायदेमंद हो सकते हैं। जॉइंट वेंचर साइन हुए हैं, कुछ एग्रीमेंट्स जो हैं वो टेबल पे आना शुरू हो जाए, और इसके असरात बहुत जल्द तो नहीं, लेकिन आपको एक ब्लू इकोनॉमी में एक इम्पिटस नज़र आना शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कमोडोर एहसान अहमद खान साहब हमारे मेहमान थे। उनकी गुफ्तगू, इतनी बड़ी एक्सरसाइज इस वक्त चल रही है, इस एक्सरसाइज का मकसद क्या है, खासतौर पर ब्लू इकोनॉमी की हम इन दिनों बात कर रहे हैं। इस ब्लू इकोनॉमी को कैसे टैप इन किया जा सकता है और कैसे कैपिटलाइज करना है। तो बात की एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी पंजाब के इंतखाबात के हवाले से पैदाशुदा बहरान थमने की बजाय मजीद बढ़ता चला जा रहा है। फैसले के बाद ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद इलेक्शन कमीशन अब अदालती अहकामात की तामील करेगा और इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने आला सतही इजलास भी तलब किया। इस इजलास में कुछ हतमी फैसले करने की बजाय इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर गवर्नर पंजाब के साथ मुशावरत का फैसला किया। आज गवर्नर और इलेक्शन कमीशन हुक्काम के दरमियान होने वाला इजलास भी बेसूद रहा, जो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इस इजलास के बाद गवर्नर पंजाब वलीउर रहमान ने फैसला किया कि वो सूबे में इलेक्शन कराने के लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म की तशरीह और वजाहत के लिए दरखास्त दायर करेंगे। वलीउर रहमान के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में कुछ उमूर और गवर्नर के मुशावरती किरदार के कुछ पहलू वजाहत और तशरीह तलब है। इस हवाले से इत्तलात है कि गवर्नर पंजाब लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर करेंगे और सिंगल बेंच के फैसले के कानूनी दायरा कार को चैलेंज करेंगे। गवर्नर लाहौर हाई कोर्ट से फैसले की तशरीह की दरखास्त करते हुए पूछेंगे कि इलेक्शन तारीख से मुतालिक फैसला कैसे गवर्नर पंजाब पर लागू होता है। दूसरी जानिब KPK में इलेक्शन का मामला अब KPK में क्या हो रहा है इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले जो पंजाब के अंदर सिचुएशन है उस पर गवर्नर पंजाब का बड़ा दो टोक मौक़िफ़ है। और मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि असम्बली रेजोल्यूशन की समरी पर मैंने दस्तखत नहीं किए, इसलिए इलेक्शन की तारीख देना मेरे इख्तियार में नहीं है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने ऑलरेडी फाइनेंस डिवीजन के जवाबात भी हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री भी कह चुकी है वो सिक्योरिटी नहीं दे सकते। IG पंजाब का मौक़िफ़ भी बड़ा वाज़ेह है कि उनके पास सिक्योरिटी एहलकार मौजूद नहीं है, नफरी की कमी है। अब ये कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं। इन एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ को लेकर गवर्नर पंजाब ये कह रहे हैं कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जाने और इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद जो आदाद शुमार है, जो हक़ाइक़ हैं, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो जाने। मेरा दायरा इख्तियार नहीं है और मैं बरी ज़िम्मा हूँ, मैंने तारीख कोई नहीं दे रही। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अल्टीमेटली कोर्ट में गवर्नर पंजाब ने बॉल फेंक दिया है। अब गवर्नर को अगर लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कहा जाता है तो ज़ाहिर है लाहौर हाई कोर्ट में आज भी जस्टिस जवाद हसन की तरफ से मौक़िफ़ कहा गया था
कि अब इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हो गया है, गवर्नर मुशावरत का हिस्सा है, लेकिन गवर्नर जो कुछ कह रहे हैं, अगर इस मामले को अगर इरादा रखते हैं कि वो इस पर तशरीह करवाएं कोर्ट से या फिर इसको इंट्रा कोर्ट अपील के जरिए से चैलेंज करें, उस पर लाहौर हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच इस सारे मामले को सुने और फिर शायद ये सारे का सारा नक्शा तब्दील हो जाए। क्योंकि इस वक्त तो लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ये जो मुशावरत का अमल है या तारीख लेने का अमल है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बज़ाहिर उसने देनी है, वो भी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पंजाब के अंदर की जो सिचुएशन है आज की खास तौर पे जो इवॉल्विंग सिचुएशन है वो तो बड़ी क्लियर है। और दूसरी तरफ KPK में असम्बलियाँ टूटने 1 महीना का अरसा बीत गया है, लेकिन इंतखाबात की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है और PTI ने पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दी है जिसकी आज समाअत हुई। PTI रहनुमा आजम सवाती, असद कैसर, शिबली फराज और शाह फरमान अदालत में पेश हुए। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने दलाइल देते हुए कहा कि चीफ सेक्रेटरी ने आज जवाब जमा कराया है। अदालत ने इस्तफसार किया कि गवर्नर ने जवाब जमा नहीं किया, गवर्नर हमें बता दे कि क्यों अभी तक तारीख नहीं दी। एडवोकेट जनरल ने कहा कि आइन के मुताबिक गवर्नर के पास तारीख देने का अभी वक्त है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इस पर बाद में बात होगी, पहले तहरीरी जवाब दे कि खत के जवाब में गवर्नर ने तारीख नहीं दी। इलेक्शन कमीशन को अगर तारीख नहीं मिली तो क्या लाहेअमल होगा। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को भी तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। PTI के वकील ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला अदालत में पेश किया। PTI के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का खत, गवर्नर का जवाब और सदर का खत रिकॉर्ड पर मौजूद है। गवर्नर बहाने बनाकर तारीख नहीं देना चाहते हैं। अदालत ने हुक्म देते हुए कहा कि जुमेरात तक तमाम तहरीरी जवाब जमा करा दें। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और गवर्नर से तहरीरी जवाब तलब करते हुए समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी है। अब बज़ाहिर तो ये प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान प्रेसिडेंट आरिफ अलवी का एक खत भी है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नाम उन्होंने। अब अल्टीमेटली लग ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर खासा प्रेशर है, तमाम तरफ से है, हुकूमती साइड से भी है और ज़ाहिर है अपोजिशन के स्टेटमेंट्स अपनी जगह पर हैं जो ये धमकी दे रहे हैं कि 90 रोज़ के अंदर अगर इंतखाबात नहीं होते तो आर्टिकल 6 लागू होगा। अब इस सारे अमल में इलेक्शन कमीशन जिसका काम अल्टीमेटली इलेक्शन करानी है वो कैसे रिएक्ट करता है या उनकी तरफ से क्या जवाब आता है, यकीनन ये आने वाले चंद रोज़ में पता चल जाएगा। लेकिन उसके बाद ये मामला फिर अदालतों की नज़र होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इलेक्शन 90 रोज़ के अंदर प्रैक्टिकली पॉसिबल होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाले चंद रोज़ के अंदर ही पिक्चर क्लियर हो सकेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।